देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो वैसे सर्ल्स का है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट का, बट इसमें वर्नियर भी यूज हो रहा है। अब इसमें ये कह रहा है द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.20 एंड 3.25 दिया हुआ है, एंड 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, and when additional load is applied, the zero still lies between these two points of main scale, but now 45th division of vernier coincide। तो देखो वर्नियर का जो यूज करते हैं हम सर्ल्स एपरेटस में, वो यूज करते हैं कि उसकी वायर में लेंथ में एक्सटेंशन कितना आया है, ठीक है ना, वायर में लेंथ में कितना एक्सटेंशन आया है। तो वो एक्सटेंशन मेजर करने के लिए क्या है कि इनिशियली वर्नियर किसी एक पॉइंट पे सेट था, और जब एक्सटेंशन हुआ तो फिर से वो दूसरे पॉइंट पे सेट हुआ, तो दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा वो एक तरह से हमको उस वायर के लेंथ में एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। अब बाकी चीजें देखो मेजरमेंट नहीं हो रही है, जैसे लेंथ ऑफ वायर जो है वो 2 मीटर फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका फिक्स है, मतलब इनमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो और वर्नियर स्केल का हमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है, तो लीस्ट काउंट की जरूरत हमें पड़ेगी एब्सोल्यूट एरर लिखने के लिए। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है। फॉर्मूला होता है वैसे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, डेल्टा कैपिटल एल बाई कैपिटल एल प्लस डेल्टा स्मॉल बाई 2 स्मॉल टाइम्स डेल्टा डी बाई डी एंड प्लस डेल्टा स्मॉल एल बाई एल, होता है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेंथ में कोई मेजरमेंट नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर में कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये दोनों क्वांटिटीज तो हो गई जीरो। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा एल है ये बन जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हमको ऑलरेडी गिवन है 1 × 10⁻⁵ मीटर, और ये जो एल बनेगा ये बनेगा डिफरेंस इन रीडिंग्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब देखो डिफरेंस इन रीडिंग अगर लेंगे तो तुम ध्यान से देखो, मेन स्केल रीडिंग तो दोनों केस में सेम ही है ना भाई, स्टार्टिंग में भी वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में था, फाइनली भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है, यानी मेन स्केल रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो डिफरेंस एक तरह से जीरो हो गया। हाँ वर्नियर स्केल ये है बाद में 45 है और पहले 20 था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो क्या इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि 45 माइनस 20 इंटू लीस्ट काउंट, तो भाई तो यहाँ से सीधे सीधे तुम्हें डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ एंड डिवाइडेड बाई 45 माइनस 20 और इंटू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट फिर से 10⁻⁵ है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ से ये 4% आ जाएगा सीधा सीधा। बोलिए, कर लिया था सभी ने? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कर लिया था अपने आप, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो वर्नियर में बेसिक मेजरमेंट हम लोगों ने सीख लिया कि बेसिक मेजरमेंट कैसे करते हैं। बेसिक मेजरमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और फिर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग होती है जीरो वर्नियर का, जिसके आगे होगा वो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, और वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वर्नियर का जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है दैट डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। दोनों रीडिंग्स अगर हम ऐड करते हैं तो हमको फाइनल रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि ये सारी चीजें डेवलप कैसे हुई, मतलब वर्नियर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा छोटा सा, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। और इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं जरा।
सपोज ये मैंने मेन स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, और एक बनाते हैं हम लोग वर्नियर स्केल, ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन मतलब कि 0, और मेन स्केल का जो 9th डिवीजन है और वर्नियर का जो 10th डिवीजन है वो कोइंसाइड हो रहा है सपोज, ठीक है, दिख रहा है ध्यान से, ये 0 ऑफ मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया, तो ये 0 है, ये 5 है और ये 9th है। तो ध्यान से तुम देखो, तो वर्नियर के जो 10 डिवीजन है वो मेन के 9 डिवीजन के इक्वल है। सर फिर से बता दी, क्या बता रहे थे सर? वो सर मीटिंग चली गई थी सर, मेरी लॉगिन नहीं हो रहा था। अच्छा बता रहा हूँ मैं, डायग्राम बना लूँ मेरे, फिर से बता रहा हूँ, डायग्राम तो भी बना लो। मैंने ये बोला इसमें कि तुम ध्यान से देखो, इसमें मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये मैंने अपना जो एग्जांपल लिया है ये वही डिफॉल्ट वाला एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग ये बोलते हैं ना कि 9 MSD जो है वो इक्वल है 10 VSD के। तो यहाँ वर्नियर के 10 डिवीजन है और मेन के 9 डिवीजन है, ये दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से ये बताओगे मुझे एक बात कि मेन का जो 1 डिवीजन है वो 1 mm है, तो और वर्नियर के जो 10 VSD है वो 9 MSD के इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी लेंथ हो गई 9 mm। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, तो 1 VSD की वैल्यू आएगी 0.9 mm। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बताओ। तो ध्यान से समझना, मेन का जो 1 डिवीजन है वो 1 mm है और वर्नियर का जो 1 डिवीजन है ये 0.9 mm है, तो वर्नियर का डिवीजन थोड़ा छोटा है। अच्छा ध्यान से ये देख के बताओगे कि वर्नियर का जो डिवीजन है वो मेन के डिवीजन से कितना छोटा है, डायग्राम में दिख रहा है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और थोड़ा इसको इनलार्ज करें, कि मेन का जो ये लाइन है और वर्नियर की जो ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये गैप कितना है? 0.1 mm सर। क्या ये 0.1 mm का गैप है? 0.1 mm। 0.1 mm का गैप है, करेक्ट। अब अब सिंपली ये देखो कि अगर हम इस पूरे वर्नियर स्केल को, सपोज हम सेलेक्ट कर लें इसको पूरे को, ठीक है, इसको हम कितना आगे शिफ्ट करें जिससे इसका फर्स्ट वाला डिवीजन कोइंसाइड हो जाए, वर्नियर वाले स्केल को हम कितना कम से कम शिफ्ट करें जिससे उसका फर्स्ट वाला जो डिवीजन है वो मेन के डिवीजन से कोइंसाइड हो जाए, कितना शिफ्ट करना चाहिए? 0.1 mm। 0.1 mm। क्लियर है इतना सभी को? अच्छा फिर ये बताओ कि कितना शिफ्ट करें कि सेकंड वाला कोइंसाइड हो जाए? 0.1 नहीं 0.2 mm सर, 0.2 mm। इस तरह से अगर हम कितना शिफ्ट करें कि थर्ड वाला कोइंसाइड हो जाए? 0.3 mm सर। तो इस तरह से क्या है कि अगर हमने वर्नियर का nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो क्या ये बोल सकते हैं कि दोनों के जीरो के बीच में जो गैप होगा वो n इंटू लीस्ट काउंट होगा? यस सर। बताओ। और यहीं से ये बात क्लियर हो गई कि जो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इज डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी तुम्हें ये बात लॉजिकली क्लियर है या नहीं, पहले बताओ। यस सर, क्लियर है। काउंट का मतलब ये होता है, लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि हम कितना कम से कम शिफ्ट करें कि वो रीडिंग हमको रीडेबल हो, हम लोग रीड कर पाए कि हाँ इतना शिफ्ट हुआ है। तो हमको मालूम है कि इस वर्नियर को अगर हम 0.1 शिफ्ट करते हैं तो इसका 1 वाला डिवीजन मेन स्केल के 1 से कोइंसाइड हो जाएगा। अगर हम उसको 0.2 शिफ्ट करते हैं तो 2 वाला डिवीजन 2 से कोइंसाइड कर जाएगा। इसी तरह से 3 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे, हो जाएगा ना।
तो अगर nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो कितना शिफ्ट किया हो उसका, तो उसको शिफ्ट किया होगा n इंटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आ गई? अब एक दूसरा डायग्राम देखना जरा फिर से। मान लेते हैं ये मैंने लिया मेन स्केल, ये मेन स्केल का 0 है, ठीक है, और नीचे है वर्नियर स्केल और ये वर्नियर स्केल का 0 है। एंड सपोज वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन के कोई दो डिवीजन से के बीच में आ रहा है। लेट्स से ये डिवीजन है 23 एंड 24, ठीक है, और वर्नियर का जो 4th डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो जरा बता सकते हो कोई कि ये कौन सा डिवीजन होगा? क्यों भाई? सर 27। सर मेन स्केल का पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन होगा ये? सर 27 होगा। 27 होगा। वेरी गुड। बताओ बाकी लोगों को कंफ्यूजन है इसमें, 27 कैसे आया? नो सर, आ गया 27 कैसे आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, अब देखो रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है कि 0 मेन स्केल और 0 वर्नियर स्केल के बीच का डिस्टेंस। क्यों भाई? रीडिंग का मतलब क्या होगा भाई? हम उनकी जॉज को बढ़ा रहे हैं तो उनकी जॉज के बीच का जो गैप है वो रीडिंग है, और जॉज के बीच का गैप का मतलब होगा कि 0 मेन स्केल और 0 वर्नियर स्केल के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि जब जॉज क्लोज होंगे तो दोनों 0 एक के ऊपर एक होंगे। मान लेते हैं ना 0 एरर नहीं है तो दोनों 0 एक के ऊपर एक होंगे, फिर हमने जॉज को बढ़ाया तो दोनों के 0 के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का बेसिक मतलब क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का बेसिक मतलब होगा कि दोनों के 0 के बीच का डिस्टेंस। दिख रहा है ध्यान से इस डायग्राम में? यस सर। जो रीडिंग है ये हम लोग लेते कैसे हैं? तो ये हम लोग दो टुकड़ों में लेते हैं। हम 0 से लेके 23 तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एमएसआर। एमएसआर मतलब मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, करेक्ट। और ये जो 0 है, ध्यान से देखो डायग्राम में, ये 23 से कितना आगे गया है, दिख रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है। अब ये जो VSR होता है, VSR की वैल्यू कैसे पता चलती है? तो VSR की वैल्यू हमें पता चलती है इस 4 से, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में ये सीखा है कि अगर 1 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 0.1 आगे क्या होगा, 2 कोइंसाइड कर रहा है तो 0.2 आगे क्या होगा, 3 कोइंसाइड कर रहा है तो 0.3 आगे क्या होगा। तो इसी तरह से अगर 4 कोइंसाइड कर रहा है तो ये 0 इस 23 से कितना आगे गया होगा? सर लीस्ट काउंट इनटू 0.4 जितना आगे भी कोइंसाइड कर रहा है 0.4 आगे गया होगा, करेक्ट? बताओ ये बात। यस सर। इसका लीस्ट काउंट 0.1 है ना, मतलब 4.4 आगे जाएगा। लीस्ट काउंट इनटू जितना कोइंसाइड कर रहा है। फॉर्मूले से नहीं, अभी बात चल रही है कि तुम्हें ये लॉजिक क्लियर है ना कि आया कहां से? अभी हम लोग Yes, sir. पीछे बढ़ रहे हैं तो 0.4 क्यों लिखते हैं? क्यों भाई? यस सर, ठीक है। अगर ये 23 और ये 0 कोइंसाइड कर रहे होते, फिर हमने 0 को आगे बढ़ाया और 4th वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 0 यहां से कितना आगे गया होगा? 0.4 आगे गया होगा, करेक्ट? तो वो जो 0.4 है, तो रीडिंग को हम लोग लिखते हैं, रीडिंग इज बेसिकली MSR प्लस VSR। ये क्लियर है? कहां से आया? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक मेथड और है, ये तो एक बेसिक जो बाय डिफॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं वो है। एक मेथड और है, क्या है मेथड? ये जो रीडिंग है इसको MSR VSR में नहीं लिखते हैं, छोड़ दो, हटाओ इसको, MSR VSR हटा दो। अब देखो ये जो रीडिंग दिख रही है, इस रीडिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि 27th वाला कोइंसाइड कर रहा है,
तो 0 से लेके 27 तक का डिस्टेंस ले लेते हैं L1 और 0 से लेके 4 तक का डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग L2। देखो तो क्या इसी रीडिंग को हम लोग, जिसको हमने पहले MSR प्लस VSR लिखा था, इसको L1 माइनस L2 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? यस यस सर सर, ठीक है। लिख सकते हैं ना? यस सर। क्योंकि है क्या ना, देखो IIT में जब क्वेश्चन आता है तो वो सीधा सीधा वर्नियर नहीं देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उस छेड़छाड़ करने में क्या होता है कि वो जो फॉर्मूले हमने रटे हुए हैं वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसलिए हमको उसका समझना बहुत जरूरी है। रीडिंग का मतलब MSR प्लस VSR है, ये तो हो गई बाय डिफॉल्ट, मतलब कोई सिंपल सा केस है, सिंपल क्वेश्चन है, उसका लिए केस हो गया। लेकिन अगर मान लो वो कहेगा कि नहीं डिवीजन जो है इसके उल्टे सीधे हैं, सीधे सीधे नहीं है, आगे पीछे हैं, तो रीडिंग का मतलब क्या होगा? तो रीडिंग का मतलब है कि ये फोर्थ जिससे कोइंसाइड कर रहा है, तुम यहाँ से लेके 27 तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके L2, L1 माइनस L2 भी रीडिंग देगा हमको। अब तुम चाहो तो दोनों केस में निकाल के देख लो। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में MSR कितना है? ऊपर वाले एग्जाम्पल में MSR 23 mm है और VSR कितना है? VSR देखोगे तो 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.6 mm है। तो ऊपर वाले डायग्राम से रीडिंग क्या आएगा? MSR प्लस VSR कितना बनेगा? 23.4। 4 mm। करेक्ट। अब जरा नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में L1 क्या होगा? L1 होगा 27 mm। L2 कितना होगा? क्यों भाई? L2 का मतलब है कि 4 VSD। 1 VSD कितना था? 0.9 mm। 1 VSD was 0.9 mm। 4 VSD हो गए 4 इंटू हो जाएगा। यानी कितना? 3.6 mm। बोलो। यस यस सर। तो यहाँ से रीडिंग क्या आएगी? देखो वो रीडिंग आ जाएगी L1 माइनस L2। तो यहाँ से भी ये 23.4 mm आ जाएगा। देखो, और ये ज्यादा बेसिक मेथड है, एक बार देख लो ध्यान से, नोट कर लो, क्वेश्चन देखते हैं फिर इस पे। बस इतनी सी बात और बतानी थी वर्नियर को लेके। सर अगर 0 एरर दे दिया गया है तो उसका रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो हम जैसे पहले एडजस्ट करते थे वैसे ही एडजस्ट करेंगे। जीरो एरर को जीरो तो एरर माइनस करेंगे। नहीं, हाँ जीरो एरर को तो हमेशा माइनस करते हैं। बस ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव है ये तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन एक करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो इसमें क्या है कि जो कैलिपर C1 है वो तो चलो सीधा सीधा है, सीधा सीधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कह रहा है 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन मेन स्केल, यानी कि 1 MSD जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वर्नियर स्केल ऑफ C1 हैज 10 डिवीजन दैट करेस्पॉन्ड्स टू 9 MSD, तो इसका मतलब ये वैसे ही का नॉर्मल वाला स्केल हो गया जिसमें 10 VSD जो है वो 9 MSD के इक्वल है। 9 MSD का मतलब है 0.9, 9 MSD का मतलब हुआ 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 VSD कितना आ जाएगा? 1 VSD आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो ये तो नॉर्मल वाला है, तो इसका अगर तुम लीस्ट काउंट निकालोगे तो लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये लीस्ट काउंट निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर आएगा। अब इसमें यस देख सर। मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये है 2 3। तो ये एक तरह से ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 सेंटीमीटर वाला है। क्यों भाई? तो ये वाला जो डिवीजन होगा ये हो जाएगा 2.8। क्यों भाई?
मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो 2.8 सेंटीमीटर हो गई। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी? तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए तुम ध्यान से देखो, तो ये 7th वाला डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, दिख रहा है ना? तो इसको लिखेंगे 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो रीडिंग C1 की तो निकल आई 2.87, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज तो बताओ, ठीक है। अब जरा C2 पे आ जाओ। C2 में भी 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेकिन C2 में जो है वो जो 10 VSD दिए हुए हैं वो 10 VSD 11 MSD के इक्वल दिए हुए हैं। 11 MSD का मतलब हुआ 1.1 सेंटीमीटर, तो 1 VSD की जो वैल्यू है वो 0.11 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये जो VSD है वो MSD से बड़ा आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया है ये कुछ गड़बड़ सा है, इसमें VSD बड़ा है MSD छोटा है। तो अब अगर VSD बड़ा है MSD छोटा है तो डेफिनेटली लीस्ट काउंट को हम MSD माइनस VSD तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में गलती ना हो उसके लिए तरीका यही है कि हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये दोनों यहां से लेके मतलब 0 तक का जो डिस्टेंस है, 0 से 0 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो मेन स्केल है इसका डिस्टेंस L1 निकालेंगे, और ये जो वर्नियर स्केल है इसका डिस्टेंस L2 निकालेंगे, और L1 में से L2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जो डिवीजन है वो अलग अलग है, हमारे बेसिक वाले डायग्राम से मैच नहीं खाते हैं। तो यहाँ से अगर तुम L1 निकालोगे तो ये कौन सा डिवीजन बनेगा? ये बनेगा, ध्यान से देखो, 3.5 3.6 बनेगा, जो कोइंसाइड कर रहा है। L1 3.6 होगा, ध्यान से देखो। और L2 का मतलब क्या होगा? L2 का मतलब होगा 7 VSD। तो एक VSD कितना है? एक VSD 0.11 है, तो 7 VSD कितने हो जाएंगे? 0.77 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो रीडिंग आएगी, रीडिंग बनेगी L1 माइनस L2। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 3.6 में 0.77, तो ये 2.83 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आंसर बनेगा हमारा C2 के लिए। देखो ध्यान से, इसमें हम लोग MSR प्लस VSR नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो C2 दिया हुआ है ये इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। तो इसको हमने L1 माइनस L2 से कर लिया। L1 माइनस L2 हमेशा वैलिड है, कहीं गड़बड़ होगा ही नहीं किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि जो L1 माइनस L2 है वो मोर बेसिक है। MSR प्लस VSR तो नॉर्मल वर्नियर के लिए लग जाएगा, बट हमेशा लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर। सर हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन सर ये C2 का लीस्ट काउंट निकालने का कोई तरीका नहीं है, मतलब वो हम कभी फाइंड नहीं कर सकते। अब वो एक्चुअली है कि ना, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ही बदल दिया है एक तरह से ना। भाई नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है कि वर्नियर बड़ा हो और मेन स्केल छोटा हो, हाँ सर। इस वजह से। यस सर। क्लियर है? सर हाँ बोलिए। यहाँ पर सर जो C2 में हमारा मतलब सर जो 1 MSD एंड 1 VSD का सर जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? जरूरी है क्या कुछ कहना, ये बताओ? पीछे क्यों पड़ जाते हो तुम हर चीज के? सर निकालनी L1 माइनस L2 निकाल दो। तुम्हें कुछ लगता है उसका नाम देना चाहिए तो नाम दे दो तुम उसको। नहीं सर, मतलब कि वो भी एक प्रकार का सर, जैसे लीस्ट काउंट एक प्रकार का डिफरेंस होता है, बट वहां पर क्या होता है 1 VSD इज लेस देन 1 MSD, यहाँ पर ग्रेटर हो गया है, तो इसलिए पूछ रहे थे।
तो कुछ नहीं कहते हैं, कुछ कहते होंगे तो हम बताएंगे ना, क्यों परेशान। सर नहीं सर सर लेकिन सर इस इंस्ट्रूमेंट का C2 का हाँ, लीस्ट काउंट हम लोग 0.01 बोल सकते हैं लीस्ट काउंट हम 0.01 बोल सकते हैं। ना सर, क्योंकि हम हाँ, लोग मेजर तो कर ही पा रहे हैं वो चीज। तो यही तो सर हम पूछ रहे थे ना, क्योंकि सर जो उसका जो मिनिमम लेंथ वो मेजर कर रहा है वो हाँ, 0.01 ही है ना। सब चल जाए, वो चल जाएगा तुम्हारा, वो बात चल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मूला नहीं, अब हम बताएंगे लीस्ट काउंट ये बोलते हैं, तुमको अगर सर फॉर्मूला नहीं लग रहा है वो वाला। नहीं सर फॉर्मूले की बात नहीं, लॉजिकल हम कह रहे थे, लॉजिकली। लॉजिकली तो दोनों का डिफरेंस होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। ये सर वही हम कह रहे थे, उसको भी लिस्ट काउंट ही कहेंगे। मतलब सर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट तो निकल ही आया ना एक हाँ, प्रकार से। यस एक प्रकार से निकल आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्नियर के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्क्रू गॉज, या इसी को हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। स्क्रू गॉज और माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखो जैसे वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग बोले देयर आर 2 स्केल्स, तो यहाँ पे भी देयर आर 2 स्केल्स, ठीक है। इसमें से एक को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, या फिर हॉरिजॉन्टल स्केल, या फिर इसी को बोलते हैं पिच स्केल, और बी पार्ट में बोलते हैं इसको सेकेंड स्केल इज सर्कुलर स्केल। और जो भी रीडिंग होगी वो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग का कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। कैसा है ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, देखो ध्यान से, ये है, देखा होगा भाई सभी ने, क्यों भाई। तो इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है समझने के लिए, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन नट बोल्ट मैकेनिज्म, इट इज बेस्ड ऑन नट बोल्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, नट बोल्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर हम मान लो उस नट को हम लोग घुमा रहे हैं, तो वो बोल्ट के ऊपर जो है ट्रांसलेट होता है या नहीं होता है। और जैसे हम नट को घुमा रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं, तो उस बोल्ट के ऊपर आगे या पीछे ट्रांसलेट होगा, डिपेंड करेगा कि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं या उसको ओपन कर रहे हैं। तो इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं नट बोल्ट मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है कि ये जो थिम्बल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना, ये पार्ट इंटरनली इससे कनेक्ट रहता है, मतलब ये दोनों सेम है, एक ही रॉड के ऊपर बनाए गए हैं। तो अगर हम इस थिम्बल को घुमाएंगे तो यहाँ पे ये स्पिंडल भी घूमेगा, तो थिम्बल और स्पिंडल अंदर से कनेक्टेड है। तो जब हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, मान लो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अपनी तरफ घुमा रहे हैं, तो जब हम अपनी तरफ घुमाएंगे तो गैप बढ़ेगा, किसके बीच का गैप बढ़ेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच के गैप बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे बॉटल का ढक्कन खुलता है वैसे ही वो स्पिंडल भी खुलेगा, खुलेगा तो इनके बीच का जो गैप है ये भी बढ़ता जाएगा। और अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बंद होगा, बंद होगा तो इन दोनों के बीच का गैप कम होता जाएगा। बात समझ में आई। और यहाँ भी ये जो स्लीव लिखा हुआ है, ये जो स्लीव लिखा है दिस इज मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया जो हॉरिजॉन्टली रीड होगा। और ये जो यहाँ पे प्रिंटिंग है इसको बोल रहे हैं हम लोग सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये जो स्पिंडल है इसके ऊपर ग्रूविंग बनी रहती है, और अगर तुमने ध्यान से देखा हो कभी, ठीक है ना, तो इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड समझते हो ना, तो भाई यस सर। उसके ऊपर वो थ्रेड्स बने होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसको घुमाएंगे तो वो दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब हम उसको एक पूरा रोटेशन देंगे, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट जो है इन दोनों को हम स्टड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और
ये मेन स्केल नहीं है, वो मैंने दिखा दिया है मेन स्केल। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजरमेंट करना होगा उसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उसको हम इन दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई स्फेयर है, उसका हमें डायमीटर मेजर करना है, तो उनको दोनों के बीच में रखेंगे और इसको रैचेट वाले पार्ट से, ये जो बना हुआ है इससे हम इसको घुमाते हैं। मतलब जब हम घुमाते हैं तो उस रैचेट वाले पार्ट को ही पकड़ते हैं, थिम्बल को नहीं पकड़ते हैं। तो रैचेट को पकड़ने से क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पता चला तुमने दम लगा दिया उसको बंद करने में तो उसका डायमीटर ही बदल गया, छोटा सा स्फेयर था। बात समझ में आई? तो हमें अगर दम नहीं लगानी है, हमें बहुत हल्के से उसको घुमाना है, तो हल्के से घुमाने के लिए यहाँ पे ये जो रैचेट बना हुआ है ये वाले पार्ट पे ही हम लोग इसको पकड़ते हैं, जिससे क्या होगा कि कुछ देर के बाद क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर जितना पहुंचना चाहिए पहुंच जाएगा, उसके बाद रैचेट तो घूमेगा लेकिन ये थिम्बल नहीं घूमेगा। जैसे साइकिल का फ्लाई व्हील होता है ना, साइकिल के चेन में पीछे फ्लाई व्हील होता है, तो साइकिल का जो व्हील है वो तो घूमता है कई बार, और अगर हम पैडलिंग नहीं कर रहे होते हैं तो वो फ्लाई व्हील नहीं घूमता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ये जब तुम उसमें ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये रैचेट तो घूमेगा लेकिन ये जो थिम्बल है ये नहीं घूमेगा, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद रुक जाएगा, और जहां पे ये रुक जाएगा वहीं पे हमें रीडिंग ले लेनी होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात जो हमें समझनी है वो है पिच। पिच क्या होती है बताओगे? व्हाट इज पिच? क्यों भाई? इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन consecutive threads। क्या मतलब हुआ इसका? इट इज डिस्टेंस बिटवीन consecutive threads। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो जो दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस। जो ग्रूविंग होती है, ग्रूविंग समझ रहे हो ना, वो जो ग्रूविंग होती है तो दो ग्रूव्स के बीच का डिस्टेंस है ये। लीनियर डिस्टेंस मतलब सर एक रोटेशन करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? करेक्ट करेक्ट, वो उसका जो लीनियर डिस्टेंस आएगा एक रोटेशन में उसको पिच बोलते हैं। हाँ करेक्ट, तो वही होगा क्या बेसिकली, वो होगा वो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसी को हम बोल सकते हैं, और करके भी लिख सकते हैं कि इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पिंडल, स्पिंडल कहो या थिम्बल कहो, क्योंकि थिम्बल और स्पिंडल ये दोनों ही अंदर से कनेक्टेड है, तो एक ही बॉडी है। इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों बातें सेम क्यों हैं। मतलब हर चीज को विजुअलाइज करनी है, याद कुछ नहीं करना है, जितना कम याद करोगे उतना ही अच्छा है। तो अगर हम एक पूरा राउंड उसको घुमाते हैं तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं पिच, और वो जो डिस्टेंस है वो दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस भी होगा। इतनी बात क्लियर है तुम्हें? ठीक है, अब होता क्या है, अब समझना ध्यान से। अब ये जो सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल, इसके ऊपर भी मार्किंग है। तो होता क्या है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, ठीक है ना, जीरो हो गया, ऊपर हो गया तो जीरो हो गया, जैसे ऊपर 5 होगा तो नीचे सपोज 95 होगा, इस तरह से। तो उसके ऊपर 100 डिवीजन है सपोज, उस पूरे सर्कुलर स्केल पे, उस पूरे सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है। तो जब हम एक पूरा रोटेशन घुमाएंगे तो एक तरह से हमने उस पूरे रोटेशन को 100 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। बताओ यस और नो? अगर हमने उस सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स बना रखे हैं तो इस बात का मतलब ये होगा कि एक रोटेशन को कितने डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है, उस एक रोटेशन को हमने 100 डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। या ऐसे बेसिक बात बोले तो वो जो एक रोटेशन है, दैट वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताओ है या नहीं है? तो यहां से इसका जब हम लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं, तो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
ये लीस्ट काउंट डिफाइन होता है इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्योंकि हमने उस पिच वाली डिस्टेंस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो एक पार्ट है वो एक पार्ट किसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर पिच की वैल्यू 1 mm है और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/100। तो ये क्या है, ये 0.01 mm हो गया। मतलब ये वर्नियर से भी और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया। वर्नियर तो mm के 0.1 तक जा रहा था नॉर्मली, और ये mm के 100 पार्ट्स तक जा रहा है, यानी कि 0.01 mm। बहुत ही छोटा मतलब। क्लियर है? यस। फिर अगली बात आती है रीडिंग। रीडिंग कैसे लेंगे? तो इसकी भी रीडिंग दो पार्ट्स में लेते हैं। एक होती है मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग MSR भी बोल सकते हैं, एंड प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग CSR भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या बनेगी? तो इसमें रीडिंग लेना बहुत आसान है। इसमें तो ये बोलते हैं जितना दिख रहा है बस वही रीडिंग है। दिख रहा है का मतलब ये है, जैसे तुम इसी डायग्राम में देखो ध्यान से, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये थिम्बल को हम घुमाते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ घुमाएंगे जितना इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये इधर की तरफ मूव करेगा? तो ये जो विजिबल पार्ट है ये बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से क्या है कि जितना दिख रहा है वही उसका मेन स्केल रीडिंग हो गया। और यहाँ ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिख रही है ये लाइन, ये हो गई एक तरह से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो वो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला कोइंसाइड कर रहा है ये मेन स्केल रीडिंग हो गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई। बताओ क्लियर है? तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा हाईएस्ट डिवीजन विजिबल ऑन मेन स्केल। हाईएस्ट डिवीजन जो विजिबल होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम मेन स्केल डिवीजन का। अगेन फिर से वही बात आएगी, नॉर्मली मेन स्केल 1 mm ही होगा, ठीक है, बट कुछ और होगा तो फिर वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सर्कुलर स्केल का मतलब होगा द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल which coincides with reference line, so this value into least count। और बाद में हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। ध्यान एक बात का रखना, जैसे ये मैंने लिखा ना कि हाईएस्ट विजिबल डिवीजन, मतलब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिख रहा होगा। तो अब जैसे तुम इसको ध्यान से देखो तो अब तुम कहोगे सर मैक्सिमम क्या दिख रहा है, बताओ, डायग्राम नजर आ रहा है तुम्हें? इसमें मैक्सिमम क्या दिख रहा है? 5.7 नहीं, 5.7 क्या? 5. मेन स्केल पूछ 7 रहा हूँ, mm। मेन स्केल पूछ रहा हूँ, मेन स्केल 7 है। 7 है सर। ठीक है ना। हाँ, तो अब ये मत कहना कि सर अगर मैं थोड़ा सा इधर कॉर्नर से देखूं, अंदर से इधर से देखूं तो मुझे 8 भी दिख रहा है, ऐसा मत करना। सामने से जितना दिख रहा है मैक्सिमम वही लेना है। बाकी वो जितना आगे चला गया है ना स्केल, वो हमको इससे पता चल जाएगा 25 से। बात समझ में आई?
यस सर, मतलब सर 7.25 हाँ ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसमें, बस इतना ही है। सर थोड़ा ऊपर की स्लाइड दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले। और ऊपर ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं इसके, कुछ इसमें ज्यादा खास बात नहीं है। देखो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, देखो करो। अब इसमें कह रहा है, इन ए स्क्रू गॉज 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ स्क्रू, 5 रोटेशंस causes to move linear distance 0.25। तो इसका मतलब है कि इसका जो पिच होगा वो 0.25 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। और 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0.05 अपॉन 100, तो ये आएगा 0.0005 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 मेन स्केल रीडिंग है और 30 सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी बन जाएगी? मेन स्केल रीडिंग बनेगी इस बार 4 इंटू 0.05 बनेगी, ध्यान रखना 4 mm नहीं है यहाँ पे, तो 4 इंटू 0.05 कितना बनेगा? 0.2 यस सर 0.2 सेंटीमीटर। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आएगी? तो वो दिया हुआ है 30, तो 30 इंटू 0.0005, तो ये कितना आएगा? 0.015 0.015 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर जो है क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा 0.2150 सेंटीमीटर, करेक्ट। आ गया सभी का? सर हाँ बोलो। सर ये जो एमएसडी है 0.05 सेंटीमीटर कैसे हो गई है, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैं जिस बात पे फोकस करता हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने रट लिया है क्या कि सारे पिच स्केल 1 mm के ही होते हैं? नो सर। तो पिच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 है ना, तो एक डिवीजन 0.5 ओ ये ठीक है सर। का है ना। हम्म। अभी तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अच्छा, जैसा जीरो एरर हम लोगों ने वर्नियर में पढ़ा है, वैसे ही जीरो एरर स्क्रू गॉज में भी पॉसिबल है। तो देखो, अगर जीरो एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में तो कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से, जैसे अगर जीरो एरर नहीं है, तो ये इसका सर्कुलर स्केल हो गया, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो एक तरह से क्या होगा कि मेन स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है वो ऐसे समझ लो कि यहीं पे होगा, और उसके नीचे जो जीरो लिखा होता है वो ऐसे समझ लो कि हमको आधा नजर आ रहा होगा। और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड कर रहा होगा। तो ऊपर 5 होगा, नीचे 95 होगा, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी। कौन कौन सी आएंगी बताओगे? तो या तो जीरो ऊपर होगा या तो जीरो नीचे होगा। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक बनेगी जिसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर, और एक बनेगी नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आइडेंटिफाई होगा? देख के, क्यों भाई? पॉजिटिव जीरो एरर किस तरह से आइडेंटिफाई होगा?
देखो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, कि मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो वाला जो डिवीजन है वो हमको विजिबल होगा, समझ गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई और डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ मेन स्केल इज कंप्लीटली विजिबल और nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। और इसमें कैसे पता चलेगा, नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, अब क्योंकि मेन स्केल की शुरुआत ही जीरो से होती है, उसके पहले तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, और कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ फिर से nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, ये मतलब है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, ठीक है, और nth कोइंसाइड कर रहा है। कैसे निकालेंगे जीरो एरर की वैल्यू, तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर या हो या नेगेटिव जीरो एरर, निकालने का तरीका सिंपली है रीडिंग। तो इस समय रीडिंग क्या बनेगी, रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बताओ कि पहले केस में मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 0 बनेगी और सर्कुलर स्केल रीडिंग बनेगी n इंटू लीस्ट काउंट, तो आंसर हो जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए भी यही काम करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। बताओ कि मेन स्केल रीडिंग क्या होगी इस बार, याद है वर्नियर में क्या किया था, -1 -1 लेट किया था। तो इसको लिखेंगे -1 इंटू MSD एंड प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। तो ये वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। फिर फाइनली कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, तो ध्यान देना, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। याद है ना, जीरो एरर को हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस ऑफ जीरो एरर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो करेक्शन। तो ये नाम और याद रखो, ठीक है, बस इतनी सी बात। और देखो ध्यान से, सर एक और कैसे ले आवाज सर नहीं है। MSR कैसे लेते हैं? MSR लेने के लिए हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि जो जितना भी रीडिंग हमको विजिबल है वही MSR है, जो विजिबल है वही MSR है। तो यहाँ पे विजिबल 0 है तो 0 MSR हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 0 अंदर चला गया है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ -1 है विजिबल, तो इसको -1 ले लिया है। और इंटू MSD तो करते ही है, यहाँ भी इंटू MSD है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस केस में कह रहा है 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन मेन स्केल। तो इसका मतलब हुआ कि जो पिच की वैल्यू है, पिच हो जाएगी 1 mm डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगी 0.2
5 mm। फिर आगे कह रहा है नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन 50, तो ये कितना आएगा 0.01 mm। अब कह रहा है नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो हैज जीरो एरर ऑफ -0.03, ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर है। अब कह रहा है वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर मेन स्केल रीडिंग इज 3 mm, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 3 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो वो दिया हुआ है 35, तो 35 इंटू लीस्ट काउंट, ये आएगा 0.35, क्यों आएगा, तो यहाँ से रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो रीडिंग हो जाएगी यहाँ से 3.35 mm। तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो फाइनल आंसर के लिए 3.35 में सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो एरर, तो जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा, तो ये 3.38 mm आ जाएगा। कर लिया सभी ने? सर ये एडवांस में आया हुआ है कि मेंस में? अब ये तो नहीं मालूम, बट आया हुआ क्वेश्चन ही है। मेंस का ही लग रहा है क्योंकि एडवांस में तो आएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गॉज पिच गिवन है 0.5 एंड 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, तो 0.5 अपॉन 50, तो ये 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट आ गया। द रीडिंग ऑफ मेन स्केल रीडिंग दी हुई है 2.5 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग दी हुई है 20, तो 20 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.20 mm। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2.70 mm। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर दिस द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब ध्यान से देखना, डेंसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेंसिटी सपोज अगर रो लिख रहे हैं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मास को तो m लिख देंगे, वॉल्यूम को अगर हम डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो ध्यान से देखना, डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो 4/3 पाई d क्यूब बाई 8 बनेगा ये, यानी ये एक तरह से बनेगा सम कांस्टेंट इनटू m अपॉन d क्यूब। तो जब हम इसको एरर इक्वेशन में बदलेंगे तो ये आएगा डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा m बाई m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d। अब डेल्टा m बाई m ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है 2%, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d। डेल्टा d का मतलब होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, जिससे उसको हमने मेजर किया है, यानी 0.01, और d का मतलब है 2.70, और परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यूज ऐड करने के बाद ये 3.1% आ जाती है। कर लिया था? कर लिया था सभी ने? यस सर, यस सर। या कोई डाउट आया तो बताओ। इसमें ये नहीं मालूम चला था, लीस्ट काउंट ये रखना था। भूल गए थे ना, बच्चे पढ़ा तो वही है। यस सर। हाँ, तो नहीं, रिवीजन करते रहो। क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, तो वर्नियर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, और एक लास्ट पॉइंट फिर इस चैप्टर में है, सिग्निफिकेंट, इसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में
सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो स्टडी करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्यों भाई, कोई बताएगा? सर एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब सर एररलेस, जितना कम एरर हो उसमें, यस सर। लीस्ट एरर। करेक्ट, वेरी गुड। एंड प्रिसीजन? प्रिसीजन सर मतलब मतलब उसमें अंदाजा सर कितने एक्सटेंट तक हम उस यूनिट मतलब क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। हाँ करेक्ट, मतलब ऐसे समझो कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें कितना डिटेल्ड है वो रिजल्ट, ये बताएगा कि वो कितना प्रिसाइज है। सपोज हमने जी का वैल्यू मेजर किया, जी का वैल्यू लिखा हम लोगों ने 9.8, फिर लिखा 9.81, फिर लिखा 9.812, फिर लिखा 9.8127। तो क्या हो रहा है कि इस रिजल्ट में प्रिसीजन बढ़ रहा है, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। ठीक है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं, इसमें नीचे लिख देना, when measured value is very close to true value of quantity, then the result is known to be more accurate। ठीक है? और प्रिसीजन में हम लोग ये बोल सकते हैं when the final answer of measured value contains more number of significant figures, more number of significant figures, then it is called more precise। बताओ, क्लियर है दोनों बातों का मतलब? जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये टारगेट प्रैक्टिस वाला सेटअप है सपोज, ठीक है, और दो अलग अलग स्टूडेंट इस पे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। ठीक है, तो हमें टारगेट हिट कहाँ करना है वो तो हमको दिख रहा है भाई, जितना उसके सेंटर के नजदीक होगा तो हम लोग बोलेंगे कि टारगेट उतना क्लोज है। तो सपोज स्टूडेंट ए ने टारगेट हिट किया और वो जो उसके टारगेट जो आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके जो वैल्यू, जो उसकी रिजल्ट आ रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के नजदीक तो आ रहे हैं, बट वो आपस में दूर दूर हैं। लेकिन जो स्टूडेंट बी है उसने जब टारगेट प्रैक्टिस किया तो उसके सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। उसके रिजल्ट तो पास पास हैं लेकिन वो ट्रू वैल्यू से दूर है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, ये सिचुएशन कहलाती है इट इज मोर एक्यूरेट बट इट इज लेस प्रिसाइज। प्रिसीजन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में रिपीटेडनेस नहीं आ रही है, मतलब सेम वैल्यू बार बार रिपीट होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब हम बोलते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है। तो ये एक्यूरेट तो है, मोर एक्यूरेट है, बट इट इज लेस प्रिसाइज। वेयर एज स्टूडेंट बी के लिए क्या बोलेंगे?
इसके लिए बोलेंगे मोर प्रिसाइज बट इट इज लेस एक्यूरेट। तो फाइनली हमको क्या बोलना चाहिए कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, हमारे रिजल्ट में प्रिसीजन भी होना चाहिए। तो प्रिसीजन को अगर हम नंबर्स के टर्म्स में काउंट करें तो एक तरह से बोल सकते हैं प्रिसीजन जो है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, इतना देखो पहले, इसमें क्लियर है? ठीक है ना, जैसे g का वैल्यू लिखा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या g का वैल्यू लिखा हुआ है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या g का वैल्यू लिखा हुआ है 9.817 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में बढ़ने से प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन इंक्रीज हो रहा है। प्रिसीजन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ significant figures are increasing। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस रिजल्ट में प्रिसीजन बढ़ रहा है। तो प्रिसीजन का जो मेजरमेंट है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से है। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? सर ये मोर एक्यूरेट वाला मतलब सर इन दोनों में मेन सर थोड़ा डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है। भाई मोर एक्यूरेट इसलिए बोला है क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के इसके रिजल्ट्स पास पास आ रहे हैं, जबकि इसके रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू यस से दूर आ रहे हैं, तो इट इज लेस एक्यूरेट। तो ट्रू वैल्यू के जितना पास होंगे तो एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। सर, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों मतलब सर अच्छे दोनों हो? होता है भाई, तो यही इसके स्टूडेंट बी के जो ये आ रहे हैं, ये सारे के सारे तुम यहाँ बीच में बना दो तो मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज हो गया। ओ यस सर, वही बस क्लियर। वो मैंने डिफरेंस समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया इस तरह से। सर हाँ सर जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेटर से जैसे ये जी फाइंड करने वाला, हाँ हाँ तो सर हम लोग उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि एरर कितना आ रहा है, मतलब एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, करेक्ट और जो प्रिसिशन है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी अपैरेटस के। करेक्ट। यस सर। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग मेजर कैसे करेंगे रिजल्ट में। ठीक है, अच्छा एक और बात समझना कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये अगेन ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एक्सपेरिमेंट से है। सिग्निफिकेंट फिगर्स is directly related to the experimental results। ठीक है, और ये हमको, अब तुमको एक आइडिया तो लगी क्या कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमको एक तरह से एक्सपेरिमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में भी अंदाजा देते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है, वो लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का कितना कम है, इसके बारे में भी हमको आइडिया देंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम जब भी निकालने की बात बोलेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करो, तो हम ये जरूर नोटिस करेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या मेजर हो रहा है। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं पूछ देंगे भाई सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। ऐसे ही कोई पूछे कि 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम लोग आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि 100 कहाँ से आया है वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आई? तो पहले इसके थोड़े रूल्स लिख लेते हैं तब समझते हैं इसको। तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो digits are significant
ठीक है। सेकेंड पॉइंट में जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट में ट्रेलिंग zeros for decimal number are significant, and starting zeros for a number less than 1 are insignificant। ठीक है ना। मतलब जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1.0024, या लिखा हुआ है 0.0023, या लिखा हुआ है 1.010, या लिखा हुआ है 0.0002। तो बताओगे इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहले वाले में कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 4 है 4। इसमें नेक्स्ट वाले में 4 सर 2 होंगे सर। इसमें 4 3 में हाँ 4 सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 1 सर 1 सिग्निफिकेंट। 1 ठीक है, जो मैंने रूल्स लिखे हैं उसी के हिसाब से आंसर किया हुआ है। देन फिफ्थ पॉइंट में constants, mathematical numbers and certain results have infinite number of significant figures। मतलब क्या हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? क्यों भाई? फिर जैसे पाई की वैल्यू, हाँ, जैसे पाई की वैल्यू हो गई, तो पाई की वैल्यू आप कितने डिजिट तक लिख सकते हो? बहुत सारे डिजिट तक मालूम है, तो ऑलमोस्ट इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इसी तरह जैसे मतलब मेरा ही समझना, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि देयर आर 22 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, तो ये जो हमने 22 का मेजरमेंट किया है, इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मतलब 22 काउंट किया है ना? यस सर 22 काउंट किया है, तो अब उसको तुम 22 लिखो, या 22.0 लिखो, या 22.00 लिखो, या 22.000 लिखो, चाहे जितने जीरो बढ़ा लो, क्योंकि तुम सर्टेन हो ना कि ये जो 22 का जो नंबर है ये 22 फिक्स है। 22.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते ना, क्यों भाई? तो इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। इसी तरह मैथमेटिकल का मतलब है कि हम किसी क्वांटिटी को डबल कर रहे हैं, तो जो डबल किया है उसका जो 2 है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जो डबल कर रहे हैं मतलब सर्टेन है मतलब ट्वाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मींस सर अगर कोई वैल्यू है तो हम उसके कॉन्सेप्ट में ना जाकर जो लिखा हुआ है हम उस पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे। हाँ भाई देखो, जैसे हमने जैसे g की वैल्यू जब ऊपर मेजर की, देखो जब g की वैल्यू 9.8 लिखी, यस सर के अंदर बोलते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 3 हो जाएंगे। 8 के आगे क्या है वो सर्टेन नहीं है। 8 के आगे क्या लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, यस सर वो सर्टेन नहीं है, तो वहां से अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो रही है। तो जहां तक हम सर्टेन है वहीं तक सिग्निफिकेंट फिगर्स है।
अनसर्टेनिटी स्टार्ट हुई उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म हो गए। सर ऐसे सर 0.0 आता है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखेंगे? क्या आया अगर 0.0 0 क्या आया कुछ बताओ। सर इसका वो तो मतलब जीरो ही हुआ, अगर 0.0 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है वो जीरो ही तो होगा। 0.0 तुमने एकदम ऐसा केस पूछ लिया कि उसमें तो सिग्निफिकेंट यानी तुम कुछ मेजर ही नहीं कर रहे हो भाई, कुछ तो मेजर ऐसे 0.004 हो तो हाँ वो 0.0 हो जाएगा तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सर यस सर, सर जैसे बोले कि देयर आर 0 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हाँ तो सर उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो उसमें इनफाइनाइट होगा। जीरो नहीं उसमें Infinite इनफाइनाइट होंगे ना सर? कोई नहीं है तो जीरो इनफाइनाइट हो गया। नहीं सर, अगर जीरो है तो फिर उसके आगे डेसिमल लगा के चाहे जितने जीरो लगाओ वो तो जीरो ही होगा ना। अरे डेसिमल तो लगा लो बट सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है वो। सिग्निफिकेंट सर फिगर्स इनफाइनाइट होंगे ना? रिजल्ट में जब अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है तब सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो जाते हैं। अगर रिजल्ट में सर्टेन हो, इफ यू आर सर्टेन कि इट इज जीरो, देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर 0.00 ऐसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर इसका कैसे निकालेंगे? ऐसे कोई नहीं पूछेगा बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रिलेशन एक्सपेरिमेंट से है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट से है। 0.00 किसका रिजल्ट आएगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब ये तो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हमने एक लेंथ मेजर की, इट कम्स आउट 0.00, मतलब कुछ मेजर ही नहीं कर रहे हो। तो सर जैसे हम लोग नॉर्मल लेते हैं, जैसे नॉर्मली इसमें ऊपर एग्जांपल्स है 1.0024 ऐसे एग्जांपल, अगर हम 0.00 ऐसे कोई एग्जांपल ले लें तो नहीं ले सकते भाई ऐसे एग्जांपल। क्वांटिटी कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए ना। इनके सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइंड ही नहीं है फिर तो। नॉट डिफाइंड, हाँ उसका उसमें क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वो इररिलेवेंट क्वेश्चन हो गया, वो उसका क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स तभी बोलते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ तो मेजर कर रहे होंगे ना। एक पॉइंट इसमें और लिख लो फिर बाकी चलो फिर नेक्स्ट में करेंगे। वो 6 पॉइंट में while converting units, the number of significant figures should not change. Number of significant figures should not change. मतलब ये है जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेंथ इज measured as 1.2 मीटर। स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। एक सेकेंड, while converting units the number of significant figures should not change। मतलब अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये लिखा कि अगर मान लो लेंथ को मेजर किया है 1.2 मीटर तो इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्यों भाई? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे, करेक्ट। अब अगर हम इसी 1.2 मीटर को अगर हमसे कहा जाए कि नहीं इसको तुम सेंटीमीटर में बदलो तो सेंटीमीटर में क्या लिखोगे? इसको 120 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में लिखो तो मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1200 मिलीमीटर। तो अब 120 सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है या 1200 मिलीमीटर लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया कि हमने रिजल्ट सेंटीमीटर में मेजर किया है या रिजल्ट मिलीमीटर में मेजर किया है। तो क्वेश्चन होगा कि रिजल्ट तो हमने मीटर में मेजर किया है, क्यों भाई? तो इसका मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमें ओरिजिनल रिजल्ट से पता चलेंगे, कन्वर्जन वाले से नहीं पता चल सकते हैं क्योंकि कन्वर्ट करके तो जीरो अपने आप बढ़ जाता है ना। तो हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं तो हमें ओरिजिनल रिजल्ट पे जाना होगा। तो ओरिजिनल रिजल्ट में अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
तो कई बार होता है कि भाई ऐसा कंफ्यूजन होने से पता कैसे चलेगा कि 0 सिग्निफिकेंट है या 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मास को अगर हमने मेजर किया 1.90 किलोग्राम, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1.90 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो क्या आएगा? क्या 1900 ग्राम आएगा? तो 1900 ग्राम में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 190 यानी पहले 3 जो हैं डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट है, और ये जो लास्ट वाला 0 है ये इनसिग्निफिकेंट हुआ। तो हम 0 कैसे पहचानेंगे कि एक 0 सिग्निफिकेंट आ रहा है और एक 0 इनसिग्निफिकेंट आ रहा है? तो इसीलिए हम इससे पहचान ही नहीं सकते। हमें क्या करना होगा? हमें ओरिजिनल रिजल्ट पे जाना होगा। ओरिजिनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो कन्वर्जन के बाद भी उतने ही रहेंगे, कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, ये कंफ्यूजन ना हो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू अवॉइड सच कंफ्यूजन वी रिप्रेजेंट quantities in scientific notation. We represent quantities in scientific notation. जैसे अगर 1.90 kg है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो इसको 1.90 ही लिखेंगे, इंटू 10 पावर 3 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस क्वांटिटी में तो कोई चेंज आया नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमें पहली वाली क्वांटिटी से ही दिख जाएंगे। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। सर एक तो रूल है, क्वेश्चंस फिर चलो फिर नेक्स्ट पे करेंगे। हाँ बताओ सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर अभी एक क्वेश्चन जैसे आया था सर, जब 0 स्टूडेंट क्लास में हैं तो सर उसमें आप कह रहे हैं कि इनडिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो तो कुछ मेजर ही नहीं कर रहा ना। अरे 0 सर्टेन है कि अनसर्टेन है? सर वो सर्टेन होगा वहां पर ड्यू टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वांटिटीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब सर वो सर्टेन तभी है जब 0 स्टूडेंट्स कह रहा है, अगर स्टूडेंट्स ना कहता तो सर्टेन ना होता, ये होता। क्या मेजर कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा ना। यस सर वही कह रहे हैं। ठीक है ओके थैंक यू।